Friends, today we will start a new topic, and new topic is nationalism in India. Okay, in this topic, we focus on civil disobedience movement. Okay, in last topic, we discussed about the non cooperation movement. Let's start. In 1922, NCM was withdrawn by Mahatma Gandhi ji due to violent activities took place in many places. ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे 1922 में क्या हुआ कि वायलेंट एक्टिविटी जो चोरी चोरा में होती है उसकी वजह से गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब गांधी जी का ये सोचना था कि कोई भी मास मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि लोगों को ट्रेन कर लिया जाए प्रॉपरली, क्योंकि उन्होंने देखा था कि एनसीएम किस तरह से जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं उन्हें विड्रॉ करना पड़ा था और कहीं ना कहीं जो एनसीएम के ऑब्जेक्टिव थे वो फुलफिल नहीं हो पाए थे। इट इज़ ओनली ड्यू टू द लेस नॉलेज और ड्यू टू द नो ट्रेनिंग ऑफ द पीपल्स। और कुछ कांग्रेस के लीडर्स वो टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे। ये मास मूवमेंट जो गांधी जी चला रहे थे बहुत देर तक चल रहा था। 1920 से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है, तो वो इस मास मूवमेंट से थक चुके थे और वो चाहते थे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें सो दैट दे कुड अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज और दे कैन डन certain reforms. So C.R. Das and Motilal Nehru, okay, these are the two important personalities that played important role in the formation of स्वराज पार्टी। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए बेटा आता है। हु फाउंडेड स्वराज पार्टी? तो एट दैट टाइम यू विल राइट डाउन C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू। ओके, तो बट जवाहरलाल नेहरू, द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, व्हाट दे थिंक, उनका क्या सोच था? उनका ये सोच था कि अगर कंट्री को आज़ाद कराना है तो क्या करना पड़ेगा कि मास स्ट्रगल को ही चुनना पड़ेगा। मास स्ट्रगल से ही हम जो है कंट्री को फ्रीडम दिला सकते हैं। एट दैट टाइम आप देखेंगे कि इंडियन जो सोसाइटी थी, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही थी। मीन टाइम जो बाकी जो पूरा कंट्री था वो किस चीज़ को फेस कर रहा था? तो पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसने कहीं ना कहीं जो है इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया। ओके, अब ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था, पूरे वर्ल्ड के लिए था। अब इसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्राइसेस जो हैं फॉल हो गई और जो एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट होता था वो डिक्लाइन हो गया, मतलब कम हो गया। और पीजेंट्स, जो बड़े बड़े किसान थे या छोटे किसान थे, उनको मुश्किल आ रही थी कि जो उन्होंने खेतों में प्रोडक्शन कर रखी है, खेतों से कोई अनाज उगा रखा है, कोई भी कॉमर्शियल क्रॉप उगा रखी है, अब उसको क्या वो करें, कैसे उसे बेचें। ठीक है, जबकि उनको रेवेन्यू तो देना ही देना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को।
रेवेन्यू देना है, बट उनकी जो प्रोडक्शन जो है वो सेल नहीं हो पाएगी, और अगर सेल भी होती है तो उनको वैल्यू कम मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सेटबैक था इंडिया के फार्मर्स के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर जो सिस्टम था उसके लिए। अब क्या होता है कि उसी समय ब्रिटेन सेटअप कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन के अंडर एक कमीशन बिठाते हैं, एक कमेटी बिठाते हैं। अब उसका वर्क क्या था, ये है सर जॉन साइमन। अब इनका वर्क क्या होता है कि ये क्या करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है इंडिया का, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग को थोड़ा देखेंगे और उसमें जो बदलाव ला सकते हैं जो कि हित में हो, मतलब जो चेंज जो इंडिया के फेवर में हो, वो उसमें चेंज किए जाएं, ठीक है। इसलिए जो है ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बिठाया। हालांकि ये कमीशन था क्या कि इंडियंस को जो है कहीं ना कहीं बहकाने के लिए कि हम आपके फेवर में इतना काम कर रहे हैं, ये था, ठीक है। ये कमीशन को लेके जो है इन्होंने जो है इंडिया में इन इसके अंडर सर जॉन साइमन के अंडर जो है इंडिया में एक कमेटी जो है बना के भेजी। बट प्रॉब्लम वॉज अब प्रॉब्लम क्या थी, द प्रॉब्लम वॉज ऑल वर ब्रिटिशर्स। ये वॉस ऑल जो है बार बार रिपीट हुआ है, तो इसका ध्यान रखेंगे जब कॉपी पे अगर उतारेंगे तो। When Simon Commission arrived in India in 1928, 1928 में इंडिया में पहुंच जाता है साइमन कमीशन, मतलब कमेटी, ग्रुप ऑफ पीपल, जिसका हेड होता है सर जॉन साइमंस। तो लोगों का रिएक्शन क्या है, इंडिया के लोगों तक तो बात पहुंच चुकी थी कि इस कमीशन में कोई इंडियन है ही नहीं है कोई, फिर बात कैसे सुनेंगे। अगर कोई भी कमेटी बनती है जिसमें जो है हमारी कंट्री का कोई पार्टिसिपेंट नहीं होता, तो वो हमारी कंट्री के बारे में कैसे हित में कह सकता है। तो हुआ क्या कि लोगों ने जो है उनको जो है उनका विरोध किया और गो बैक साइमन करके नारेबाजी शुरू हुई, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, गो बैक साइमन, की वापस आप चले जाओ साइमन। ओके, ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। सारी पार्टीज जो है इस डेमोन्स्ट्रेशन में, इस विरोध में जो है इकट्ठा होती है। अब आते हैं लॉर्ड 1928 की बात तो कर दी कि कमीशन बिठा दिया, अब आता है लॉर्ड इरविन, ठीक है, इन अक्टूबर 1929, ठीक है, अरेंज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि 1928 में तो विरोध हुआ साइमन कमीशन का, तो लॉर्ड इरविन क्या करते हैं कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज करवाते हैं ताकि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया जाए। बट कांग्रेस लीडर वॉज नॉट सेटिस्फाइड। पर क्या होता है, कांग्रेस लीडर जो है इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि पहले भी जो है इन्होंने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उनके साथ धोखाधड़ी कर रखी है। शायद हो सकता है कि आगे भी उनका मन ऐसे ही रहे, तो इसलिए वो उस पर फेथ नहीं जगाते हैं। इन इन दिसंबर 1929 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लाहौर सेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या डिमांड रखी जाती है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान रखेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो है लाहौर सेशन 1929, ये मैप एक्टिविटी के लिए भी था, पर इस साल के लिए ये मैप एक्टिविटी में भी नहीं है, ठीक है। डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज, मतलब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम जो है, ठीक है। 20 जनवरी 1930 वॉज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, बट इट अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। 1930 में, जनवरी 1930 में क्या होता है कि कंप्लीट ये क्या है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बट होता क्या है कि इसका जो है स्प्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा तक नहीं फैलता, कुछ ही लोग जो हैं इस पे अटेंशन देते हैं। तो गांधी जी थॉट कि कुछ तो अब करना पड़ेगा, एक डिफरेंट थिंग जो कि जो है कुछ सर्टन चेंजेस लाएंगे। तो यहीं से जो है सॉल्ट मार्च, मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो है शुरुआत होती है। तो इसको नेक्स्ट टॉपिक को बाद में कंप्लीट करते हैं, अभी तक यहीं तक। ओके, थैंक यू।